आप सभी को नमस्कार। आज हम जो अपनी सीरीज़ थी साम्राज्यवाद से संविधान की ओर, उसको और आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरे पार्ट पर अपने चर्चा करेंगे। जो अपनी पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा था। उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, क्या उसमें प्रावधान थे और किस प्रकार से उसमें कार्य हुए। ठीक है, तो आज हम उससे आगे के जो अधिनियम, जो चार्टर एक्ट वगैरह जो आएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये हमारे जो साम्राज्यवाद से संविधान की ओर जो सीरीज थी, ये इसका दूसरा भाग है। हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पिछली क्लास में पढ़ा था और आज हम उससे आगे 1786 के अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि उसके 2 वर्षों के बाद ही लाया गया था। अब इसके क्या कारण रहे आने के, और ये इतनी जल्दबाजी में, मतलब 84 में तो वो पिट्स का इंडिया एक्ट आया था और उसके 2 वर्षों के बाद ही इतनी क्या जल्दबाजी रही कि जिसकी वजह से 1786 का अधिनियम लाना पड़ा। देखिए, इसकी जो पृष्ठभूमि अपने जब देखते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था राजस्व की प्राप्ति करना, मतलब अधिक से अधिक धन कमाना। और भारत में उस समय में जो धन कमाने के संसाधन थे वो सीमित थे, और जो सबसे बड़ा आय का स्रोत ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो था राजस्व से होने वाली आय। तो उस राजस्व से जो आय होती थी, मतलब जो भारतीय कृषि करते थे उन पे जो कर लगते थे, और उन करों से जो आय ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रही थी, वो जो कर थे वो असामान्य रूप से संग्रहित होते थे। उसके कई कारण थे कि जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार तो अपना कर लिया था, परंतु कुछ जो कार्य थे, जैसे राजस्व इकट्ठा करने के संबंधी जो कार्य थे, वो प्राचीन भारतीय परंपराओं के अनुरूप ही चलता आ रहा था। मतलब जो विधि थी, जो तरीका था राजस्व इकट्ठा करने का, वो भारतीय तरीका था। अंग्रेज उस तरीके में पूरी तरह से पूर्ण नहीं थे, तो उन्होंने वो जो काम था वो भारतीय अधिकारियों को ही सौंपे रखा। इससे क्या प्रभाव पड़ता था कि किसी वर्ष तो राजस्व अधिक मात्रा में मिला और किसी वर्ष जो राजस्व था वो कम मात्रा में मिला। तो ये जो उतार चढ़ाव था राजस्व के बीच में, इसको नियमित करने के लिए 1786 का मूल रूप से अधिनियम लाया गया था। तो पृष्ठभूमि में अपने कह सकते हैं कि जो राजस्व संबंधी आय थी उसको नियमित करने के लिए ये जो अधिनियम था वो लाया गया। और इसका दूसरा कारण, कॉर्नवालिस को भारत भेजने के लिए, इतिहास के जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम अक्सर कई बार सुना होगा। अब जो कॉर्नवालिस था, देखिए ब्रिटेन में एक सामंत परिवार से था, वो खुद भी एक सामंत था, और भू सुधार और के बारे में उसको पर्याप्त ज्ञान था। राजस्व संबंधी मामलों के बारे में भी उसे ज्ञान था। इसके अलावा एक कुशल योद्धा भी था। हालांकि जो यॉर्क टाइम का युद्ध हुआ उसमें जॉर्ज वाशिंगटन से वो बुरी तरह हारा था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश संसद थी उनका ये मानना था कि अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भारत में भेजा जाए तो हमारा जो राजस्व संबंधी जो भी विवाद है कि कभी ज़्यादा मिला कभी कम मिला, वो ये चाहते थे कि एक निश्चित मात्रा में जो राजस्व है वो हमें प्राप्त होता रहे। और इस कार्य के लिए जो सबसे योग्य व्यक्ति था वो था कॉर्नवालिस। तो ब्रिटिश संसद क्या थी, कॉर्नवालिस को भारत में भेजना चाहती थी। ठीक है, और कॉर्नवालिस हालांकि भारत में आने को तैयार था, परंतु वो खुद की शर्तों पे आने के लिए तैयार था, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उनकी शर्तों पे। तो उसकी क्या शर्तें थी, उन शर्तों को मनवाने के लिए, जो उन शर्तों को पूरा करने के लिए ये एक अधिनियम विशेष रूप से लाया गया 1786 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये विशेष तौर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही लाया गया था। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि कॉर्नवालिस की शर्तें क्या थी। कॉर्नवालिस कह रहा था कि मैं भारत जा सकता हूं, गवर्नर जनरल मुझे बना दिया जाए तो भारत जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं कुछ शर्तें चाहता हूं, इन्हीं शर्तों के साथ मैं अगर काम करूंगा तो जो आपका राजस्व संबंधी विवाद है वो भी आसानी से हल हो सकेगा। अब वो क्या शर्तें थी? पहली शर्त थी गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति
देखिए भारत में उस समय दो पद थे, एक तो गवर्नर जनरल का पद और एक मुख्य सेनापति का पद। ठीक है, कॉर्नवालिस ये चाहता था कि वो गवर्नर जनरल तो रहे, साथ ही साथ क्या है कि जो सेना का जो मुख्य सेनापति होगा वो पद भी उसे दे दिया जाए, क्योंकि किसी भी शासक के नियंत्रण में अगर वहाँ की सेना नहीं होगी तो वो मूल रूप से शासक कहा ही नहीं जा सकेगा। तो ये तो कुछ उसकी जो बातें थी वो एक विस्तारवादी जो अपने उनकी नीतियों को देखे तो उनके बारे में तो बिल्कुल सटीक बैठती है। तो इसकी पहली शर्त क्या थी कि गवर्नर जनरल और जो मुख्य सेनापति का पद है वो दोनों इसे दे दिए जाएं। तो ये इसके एक प्रावधान किया गया। दूसरा था वीटो पावर। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद दोनों मिलकर निर्णय लेते थे। कई बार जब मान लो जो परिषद थी उसके सदस्यों का बहुमत हो जाता था तो गवर्नर जनरल की इच्छा ना होते हुए भी उसे वो कई बार वो काम करने पड़ते थे जिसे वो नहीं चाहता था, क्योंकि जो बहुमत था वो उसके पक्ष में नहीं था। ठीक है, तो उस दूसरी शर्त उसने ये रखी कि उसे अपनी परिषद के हर निर्णय को वीटो करने का अधिकार होगा। मतलब क्या है कि उसकी परिषद कोई भी निर्णय ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा वही जो कॉर्नवालिस चाहेगा। तो दूसरा निर्णय उसका ये भी मान लिया गया। तो मूल रूप से देखें तो ये बहुत छोटा अधिनियम है और इस अधिनियम जो बनाया गया अधिनियम ये केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए बनाया गया था, उसे भारत भेजने के लिए बनाया गया था। ज़्यादा ये उस दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण नहीं है। केवल एक ही इसमें महत्वपूर्ण बात है कि कॉर्नवालिस को लाने के कारण क्या थे कि जो राजस्व संबंधी जो अनियमितताएं थी जो ब्रिटिश संसद ये चाहती थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी दोनों ये चाहते थे कि जो राजस्व है एक निश्चित सीमा में प्राप्त होता रहे, जिससे क्या है कि जो आने वाले भविष्य की जो योजनाएं हैं वो लगातार रूप से बनती रहे। क्योंकि मान लो उन्होंने योजना तो बहुत बड़ी बना ली परंतु उस वर्ष राजस्व कम आया तो इससे क्या होगा, वो योजना उनकी विफल हो जाएगी। तो वो ये चाहते थे कि इस प्रकार का राजस्व हमें मिलता रहे कि जिससे क्या है हमें ये पता लगता रहे कि आने वाले वर्षों में हमें कितना राजस्व मिलना है और उसी हिसाब से क्या हमारी आगे की योजनाएं बनती रहे। तो केवल विशेष रूप से ये कॉर्नवालिस के लिए ही ये अधिनियम लाया गया और इसका कोई महत्व नहीं है। और दूसरा अब आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम परीक्षाओं की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है। अब देखिए इस अधिनियम की सबसे विशेष बात क्या रही कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन होगा वो कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। अब आधुनिक भारत की जो अपने पहली आर्थिक व्याख्या हमें जो मिलती है वो है द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की। उनका एक सिद्धांत है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कि भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने दिया। पहले अपने उनको एक अर्थशास्त्रीय टिप्पणी या मान सकते हैं कि उन्होंने एक अर्थशास्त्रीय विवेचना भारत के बारे में की और वो विवेचना जो की गई थी उसका मूल आधार यही था। अब देखिए ये है क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक संस्था थी जो भारतीय प्रशासन को देखती थी। मूल रूप से उसका कार्यालय या जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो कहाँ था, लंदन में था। अपने पिट्स इंडिया में पढ़ा भी था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। जो जो सचिव था वो इसका अध्यक्ष था, ठीक है, और प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य और वो जो वित्त मंत्री था ब्रिटेन का वो भी इसका मेंबर होता था। तो अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका वेतन कहाँ से मिलता था, हालांकि वो कार्य तो भारत के लिए कर रहे थे परंतु किसी भी प्रकार से भारत में नहीं थे। फिर भी क्या किया गया कि जो उनका वेतन था उसकी व्यवस्था कहाँ से की गई, भारत के राजस्व से। और यही सबसे बड़ी समस्या सी थी। इसी प्रकार से जो भारत का धन था कि धन निष्कासन का सिद्धांत वास्तविकता में है क्या कि इस प्रकार से भारत के धन को निष्कासित करना मतलब देश से बाहर करना जिस धन से भारत को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से। उदाहरण के लिए अपने समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी भारत में काम करते थे। अब
उनमें से कुछ अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, या कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जो रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन उनको मिल रही थी वो भी उनको भारतीय राजस्व से मिल रही थी। वो ब्रिटेन रिटायरमेंट के बाद अपने देश लौट गए, ब्रिटेन लौट गए, वहाँ वो रहने लगे, अपना निवास करने लगे, फिर भी जो उनको पेंशन मिल रही थी वो कहाँ से मिल रही थी? भारतीय राजस्व से मिल रही थी। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या, इसको लेकर आगे विवाद भी होगा, अपने पढ़ेंगे कि धन निष्कासन के सिद्धांत को लेकर कांग्रेस समय समय पर आंदोलन भी करेगी। तो ये जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका वेतन कहाँ से किया गया? भारतीय राजस्व से। अब प्रश्न बन सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसका वेतन भारतीय राजस्व से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो वो होगा 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार। अब पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले जो गवर्नर जनरल थे उनकी शक्तियों में एक सिद्धांत काम कर रहा था, शक्ति का पृथक्करण। मतलब गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और एक अलग से सेनापति, सेना पर नियंत्रण सेनापति का, और जो काउंसिल थी कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत थी। गवर्नर जनरल का मत चाहे उसमें हो चाहे ना हो, गवर्नर जनरल को कई बार अपनी इच्छाओं के विपरीत भी कार्य करना पड़ता था। तो ये व्यवहारिक रूप से इसमें कई काम करने में कठिनाइयाँ आने लगी। तो जिस शर्त की पालना लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए की गई थी कि वो वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, तो वो आगे क्या किया? अब उसको परमानेंट कर दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल होगा, अब वो उसकी जो शक्तियां वही होगी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए की गई थी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की शक्तियों में भी विस्तार किया गया। 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण। अब जो कंपनी का लाइसेंस था, आपने कह सकते हैं एक प्रकार से भारत में व्यापार करने के लिए, उसको 20 वर्षों आगे के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष बाद अब कोई एक अधिनियम आना था जिसमें आगे की जो कार्रवाई संपन्न होनी थी वो होगी। तो कंपनी का जो शासन था वो 20 वर्षों के लिए भारत में बढ़ा दिया गया। ये था 1793 का चार्टर अधिनियम। अब है 1813 का चार्टर अधिनियम। इन जितने भी अपने अधिनियम पढ़े हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण अधिनियम मान सकते हैं वो ये है, और एक इसके बाद जो 1833 का अधिनियम आएगा वो होगा। अब 1813 का अधिनियम क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ठीक है। चीन और चाय, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त से क्या मतलब है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1600 में पहली बार ब्रिटेन की महारानी द्वारा आज्ञा पत्र, जो एक वारंट जारी किया गया था कि वो भारत में जाके व्यापार कर सकती है, तो वो जो आज्ञा पत्र था वो एक एकाधिकार मतलब मोनोपोली थी कि ब्रिटेन की और कोई भी जो कंपनी है वो भारत में जाकर व्यापार नहीं कर सकती, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब क्या हुआ कि इसी समय में ब्रिटेन में सुधारों का युग शुरू हो गया। बेंथमवादी, एंग्लिजवादी जो कई सुधारक थे, वो उनका प्रभाव धीरे धीरे जो ब्रिटेन में बढ़ने लगा, ठीक है। और इन प्रभावों के तहत क्या हुआ कि एक ब्रिटेन का बहुत बड़ा वर्ग जो आर्थिक कार्यों से जुड़ा हुआ था, उन्होंने ये मांग उठानी शुरू कर दी कि भारत के जो संसाधन हैं उनका उचित दोहन करने के लिए, ठीक है, या फिर भारतीय संसाधनों से यूरोप को समृद्ध बनाने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी अनेक कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब लोगों ने विरोध शुरू किया कि ये केवल एक ही कंपनी भारत में जाकर क्यों व्यापार कर सकती है, दूसरी कंपनियों को भी अगर व्यापार करेंगी तो ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो इससे समृद्ध होगा और व्यापारिक गतिविधियां भी ब्रिटेन की बढ़ेगी। तो इन जो आंदोलन चल रहे थे, इन आंदोलनों के तहत ही जो ऊपर से जो आर्थिक सुधारों का एक समूह जो अब ब्रिटेन की संसद में प्रभावशाली हो चुका था, इन सभी कारणों के फलस्वरूप 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चाय को छोड़कर। मतलब भारत में जो चाय उत्पादन से संबंधित जितना भी व्यापार था, उस व्यापार पर तो अब तक भी क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, और चीन में भी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। मतलब
चीन और चाय को छोड़कर बाकी भारतीय साम्राज्य में जो क्या था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। अब अन्य कंपनियां भी क्या है कि भारत में आने लगी। ठीक है, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए, भारतीयों की दशा में सुधार करने अंग्रेज के लिए। अब क्या था, अंग्रेजों का ये जो मानना था ब्रिटिश लोगों का कि भारतीय जो लोग हैं वो बर्बर जाति या बर्बर लोग हैं, मतलब वो असभ्य प्रकार के लोग हैं। अगर उनमें शिक्षा का विकास किया जाए तो आने वाले समय में वो क्या है कि हमारी तरह वो भी जेंटल लोग बन सकते हैं। जेंटल से उनका मतलब ये था कि उस समय भारत के लोग अपने देखते हैं प्राचीन जो वस्त्र, पुराने वस्त्र जो भी थे, जैसे पजामा कुर्ता धोती वगैरह वो पहनते थे। ठीक है, और पूरे शरीर को ढकने की भारतीय जो समाज था उसमें परंपरा नहीं थी। और अंग्रेज ऊपर सिर पे हैट लगाना, कोट पैंट पहनना, ये सारा था। तो उनका ये मानना था कि भारतीय लोग तो असभ्य हैं और ब्रिटिश लोग सभ्य हैं, और हमें ईश्वर ने इसीलिए बनाया है, इसीलिए राज्य दिया है कि हम इन लोगों को क्या है थोड़ा सभ्य बना सकें। और सभ्य कब बनेंगे, जब इनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। तो 1 लाख रुपए क्या कर दिया गया, भारतीयों की शिक्षा के लिए घोषणा की गई थी। केवल पैसा आया बहुत बाद में था, इसका कोई विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ा, क्योंकि 1 लाख रुपए विवाद हो गया 1 लाख रुपया जारी होने के बाद कि इस 1 लाख रुपए को किस प्रकार से बांटा जाए या किस प्रकार से इससे काम लिया जाए। तो ये विवाद भी हो गया, उनसे पैसा ये काफी समय तक नहीं लगा। धर्म प्रचार, एक बीए फर्स्ट ईयर में जो विश्व का इतिहास है उसमें सबसे पहला चैप्टर पुनर्जागरण। ठीक है, उसमें अपने जो पढ़ते हैं कि पुनर्जागरण धर्म प्रचार भी एक उसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि यूरोपीय लोगों ने जिस प्रकार से धरती की खोज की, अफ्रीका के मध्यवर्ती भागों की, दक्षिणी भागों की, एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जिन क्षेत्रों में खोज की, उन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ धर्म प्रचार भी बड़े पैमाने पर किया। ठीक है, तो 1813 में पहली बार जो ईसाई मिशनरी थे उनको ये इजाज़त मिली कि वो भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, परंतु इसके लिए उन्हें एक या तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से एक लाइसेंस प्राप्त कर सकते थे या फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों ही संस्थाओं में से किसी भी एक संस्था से अगर वो लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं तो वो ईसाई मिशनरी भारत में जाकर अपना धर्म प्रचार का कार्य कर सकते हैं। तो 1813 का चार्टर अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रश्न आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो वो कब किया गया था, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1 लाख रुपया शिक्षा पर सबसे पहले कब खर्च किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ धर्म प्रचार ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसमें एक अपने और भी कारण मान सकते हैं, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने के लिए। देखिए, इसमें एक उनकी एक आगे भविष्य की रणनीति ये थी कि ब्रिटेन से जो लोग नौकरी करने के लिए भारत में जाते हैं वो मूल रूप से बहुत लोग महंगे पड़ते थे, उनका आने जाने का खर्चा, उनके भत्ते, वेतन जो हुआ वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। और कंपनी क्या थी, अपने वेतन को कम करना चाहती थी, जो खर्चा था उनको कम करना चाहती थी। ठीक है, इसके जो उन्होंने कहा भी भारतीयों को थोड़ा बहुत शिक्षित करके अंग्रेजी का ज्ञान हो जाएगा तो बाबू के रूप में, क्लर्क, लिपिक के रूप में वो भी हमारे वहाँ काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो कम पैसे में काम कर लेंगे तो हमारा इसमें खर्चा बच जाएगा। एक कारण इसमें ये भी था। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। इसमें यह विशेष रूप से ध्यान रखो, चीन और चाय को छोड़कर, चाय पर अभी भी व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था। चीन में समस्त प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों पर व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था। 1 लाख रुपए शिक्षा पर सबसे पहली बार खर्च किए गए। धर्म प्रचार करने की अनुमति भारत में 1813 के अधिनियम के द्वारा ही मिलती है। अब इसके बाद आता है 1833 का अधिनियम। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से समझो। सबसे पहला पॉइंट, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। ठीक है, शुरुआती दौर में मैंने बताया था आपको 1813 के चार्टर एक्ट में
कि व्यापारिक एकाधिकार क्यों समाप्त किया गया। ब्रिटेन में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हो रहा था और उन्हीं आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए देश में अधिक से अधिक विदेशी संपदा आए, ठीक है, और देश का विकास हो और ब्रिटेन के साम्राज्य चारों तरफ फैले। इस कारण से क्या हुआ कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भी अनेक कंपनियां जाके भारत में व्यापार कर सकती थी, ठीक है। अब उन सुधारों को और आगे बढ़ाते हुए व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब इसमें देखिए एक थोड़ा सा परीक्षा के दृष्टि से कंफ्यूजन रहता है, वो ये है कि प्रश्न आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, 1813 में, 1833 में, 1853 में या 1793 में। तो दो जो इनमें आपको मिलेंगे ऑप्शन वो होंगे 1813 और 1833। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न आ जाए कि व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो इसका उत्तर होगा 1813। मतलब शुरुआत तो 1813 से हुई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखें। अगर प्रश्न आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो आपको लिखना है 1833। अगर पूर्णतः लिखा आता है प्रश्न में तो ही 1833 इसका उत्तर करें। अगर सीधा प्रश्न आता है कि एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो इसका जो उत्तर होगा वो 1813 बिल्कुल सही माना जाएगा, 1833 गलत होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष भारत मंत्री। अब क्या था कि धीरे धीरे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटिश शासन, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कोई क्षणिक कारण नहीं है कि 1857 का विद्रोह हुआ भारत में, और विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिल गई। कई बार अपने ऐसे पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींवें हिला दी भारतीयों ने, और ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो इस बारे में अपना कोई भी किसी प्रकार की भ्रांति या भ्रम ना रखें। ब्रिटिश संसद एक लंबे समय से प्रयास करती आ रही थी कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश शासन भारत पर प्रत्यक्ष रूप से लागू कर दिया जाए, महारानी के अधीन, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अधीन। और इन्हीं जो अपने जितने भी अधिनियम पढ़े उनमें आप देखोगे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का महत्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो ये एक प्रकार से क्रमिक विकास था ब्रिटिश शासन का भारत में, ठीक है। और अब जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो इस को और अधिक मजबूत बना देता है। वो कैसे बनाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष है अब उसे भारत मंत्री बना दिया गया। भारत में होने वाले सभी प्रशासनिक, राजनीतिक, सैनिक, किसी भी प्रकार के जो राजस्व संबंधी कितने भी कार्य हो, उन सभी कार्यों की देखरेख करने के लिए भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। और वो जो भारत मंत्री था वो कौन होता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को एक नया पद दे दिया गया, एक नए पद का सृजन किया गया, और वो पद था भारत मंत्री, ठीक है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। क्योंकि देखिए अपने जब पढ़ते हैं तो शुरुआत में जो भारत में ब्रिटिश शासन की अगर अपने देखें किस प्रकार से उनका प्रभाव बढ़ा, तो शुरुआती दौर में केवल बंगाल उनके अधिकार में रहा। इसके बाद धीरे धीरे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसियां बनी, और उसके बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, उत्तर प्रांत और बॉम्बे, मद्रास, इस प्रकार के अनेकों, ऊपर से पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, ब्रिटिशों का। तो अब एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र था, जो एक बहुत बड़ी टेरिटरी जो थी, वो ब्रिटिश लोगों के, ब्रिटिश शासन के अधिकार में आ चुकी थी। और इस प्रकार के भी बहुत इतने जितने भी प्रांत बने, उन सभी प्रांतों के लिए अगर अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएं तो उनमें आपस में बहुत ज़्यादा विवाद रहेगा। इस विवाद को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को अब बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना वो था विलियम बेंटिक। अगर प्रश्न आ जाए
बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक होगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल वो भी विलियम बेंटिक होगा। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें। अब इसके बाद में एक घोषणा महारानी के नाम से, मतलब ब्रिटिश क्राउन के नाम से घोषणा ब्रिटिश संसद में की जाती है कि जाति, नस्ल और रंग के आधार पर भेद नहीं होगा। जो ब्रिटिश शासन है, जो महारानी की आज्ञा है कि भारत में जाति, नस्ल और रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिकों से। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा जो क्षेत्र था, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी अपने उसको मान सकते हैं, आज के भारत का लगभग 60% क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार के अधीन आ चुका था। अब जब इतना बड़ा क्षेत्र उनके अधिकार में आ गया तो वहाँ केवल धन का दोहन करने की बात नहीं थी, अब उन्हें कुछ सामाजिक सुधार भी लागू करने थे, जिनसे क्या हो कि ब्रिटेन में भी उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। क्योंकि ब्रिटेन में देखिए उस समय यूरोप क्रमिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था। ठीक है, मानवतावाद हुआ और अनेक जैसे दासों की मुक्ति हुई, इन प्रकार के कई सुधार जो ब्रिटेन में वो चल रहे थे। ठीक है, अब उन जो सुधार आंदोलन करने वाले लोग थे उनको संतुष्ट करने के लिए कि ब्रिटेन की जो सरकार है वो अपने भारत के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से ये जाति, नस्ल और रंग के आधार पर भेद नहीं करती, इस बात को प्रमाणित करने के लिए घोषणा करवाई गई और ब्रिटिश संसद में ये अधिनियम में पारित करवाया गया कि जो ब्रिटिश शासन है वो जाति, नस्ल और रंग के आधार पर भारत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। अब देखिए आगे है विधि आयोग। ठीक है, विधि आयोग क्या है? अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो भारत में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। अब अन्य कंपनियां भी क्या हुई, भारत में आने लगी। ठीक है, और अन्य कंपनियों के साथ साथ जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, दूसरे उपनिवेश, उन उपनिवेशों में रहने वाले लोग भी व्यापारिक कारणों से कुछ और अनेक कारणों से भारत में आने जाने लगे। तो अब क्या हुआ, बहुत अधिक मात्रा में जो विदेशी लोगों का भारत में आगमन हुआ तो उससे अपराधों वगैरह में क्या हुई, थोड़ी वृद्धि होने लगी। इसके लिए उन्हें एक समान कानून की आवश्यकता हुई कि सभी भारतीयों के लिए एक समान कानून होना चाहिए कि जो बाहर से विदेश उपनिवेशों से भी भारत में आ रहे हैं, ब्रिटिश भारत में आ रहे हैं और अनेक कंपनियां जो भारत में आ रही है, वो लोग क्या है एक समान कानून के दायरे में आए, एक समान कानून की संरचना या रचना तैयार की जाए। उसके लिए एक विधि आयोग तैयार किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये विधि आयोग तैयार बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। उनको आदेश दिया गया कि एक संहिताबद्ध रूप से एक ऐसे कानूनों की श्रृंखला तैयार की जाए जो सभी भारत में रहने वाले, भारत के मूल निवासी या जो प्रवासी और जो उपनिवेशों से आने वाले दूसरे लोग हैं उन पे समान रूप से वो लागू की जा सके। तो इसलिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का भी निर्माण किया गया। तो ये है 1833 का चार्टर अधिनियम। अब इस अधिनियम से अपने अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, मतलब कंपनी अब अपने अंतिम चरण में भारत में थी। ठीक है, अब ये धीरे धीरे ब्रिटिश जो सरकार है वो एक प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक रूप से, मतलब अपनी संसद के माध्यम से कानून बनाकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को धीरे धीरे एक किनारे पे कर रहे हैं और जो ब्रिटेन का जो शासन है उसे यहाँ लाने में अब समर्थ होने लगे हैं। तो इसी प्रकार क्या है कि आगे जो 1853 का अधिनियम आएगा उसमें और अधिक परिवर्तन होगा, उसके बाद 1858 का अधिनियम भी अपने पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपने यहीं तक पढ़ते हैं और आगे की क्लास में इससे आगे 1853 और 1858 के अधिनियम है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।